नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुबह 7 बजे की हेडलाइंस के साथ। राज्यसभा से आज पारित हो सकता है रियल एस्टेट विधेयक। बिल्डरों की मनमानी पर रोक के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी के गठन का प्रावधान। 70% हिस्सा प्रोजेक्ट अकाउंट में जमा करना जरूरी। एक 106 नए राष्ट्रीय जलमार्ग बनाने का रास्ता साफ। संसद से विधेयक को मंजूरी। जलमार्गों के जरिए सस्ते परिवहन को मिलेगा बढ़ावा। असम और पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली सूची। असम में 90 सीटों पर पार्टी लड़ेगी चुनाव। ममता बनर्जी के खिलाफ चंद्र कुमार बोस को बनाया उम्मीदवार। देश के छठे नेविगेशन उपग्रह IRNSS 1F का प्रक्षेपण आज। PSLV C-32 के जरिए श्रीहरिकोटा से होगा प्रक्षेपण। GPS की तर्ज पर बनेगा नेविगेशन सिस्टम। और धर्मशाला की जगह कोलकाता में होगा भारत पाकिस्तान मुकाबला। पाकिस्तान की टीम रवानगी पर फिलहाल रोक। PCB लिखित में चाहता है सुरक्षा की गारंटी। राज्यसभा में आज भू संपदा यानी रियल एस्टेट विनियमन और विकास विधेयक 2015 पर चर्चा होने की उम्मीद है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। विधेयक का मकसद उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण और रियल एस्टेट क्षेत्र में लेन देन को पारदर्शी बनाना है। इसके जरिए यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि परियोजनाएं समय पर पूरी हों। बिल में प्रावधान किया गया है कि डेवलपर खरीदारों से ली गई रकम का 70% हिस्सा प्रोजेक्ट अकाउंट में जमा कराएं। राज्यों में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के गठन का भी प्रावधान किया गया है। साथ ही इसके फैसलों के खिलाफ अपील के लिए राज्य स्तर पर रियल एस्टेट अपीलीय प्राधिकरण की स्थापना भी की जाएगी। बिल के प्रावधान रिहायशी और व्यावसायिक दोनों संपत्तियों पर लागू होंगे। इसके अलावा बिल्डर और रियल एस्टेट एजेंटों का रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य कर दिया गया है। इस बिल को लेकर अब सरकार और विपक्ष के बीच सहमति बन चुकी है। ऐसे में उम्मीद है कि बिल पारित होगा और बिल्डर्स की मनमानी से परेशान घर खरीदने वालों को बड़ी राहत मिल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राज्यसभा में विपक्ष के सभी आरोपों का सिलसिलेवार जवाब दिया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने सरकार की कई उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने संसद के सुचारू संचालन में विपक्ष के सहयोग की तारीफ की और लंबित बिलों के लिए उनसे सहयोग मांगा। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है। तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ इसी अंदाज में विपक्ष की आलोचनाओं का जवाब दिया। इस शेर के साथ उन्होंने अपनी बात खत्म की, लेकिन 1 घंटे के भाषण में उन्होंने कई बार विपक्ष और खासकर कांग्रेस की खबर ली। मृत्यु को कभी दोष नहीं लगता, मृत्यु कभी बदनाम नहीं होता। कभी कभी लगता है कांग्रेस को ऐसा कोई वरदान है। कितनी मेहनत की सत्ता में इतनी मेहनत की होती तो जनधन अकाउंट का काम मुझे करना ही नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री ने कई क्षेत्रों में अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि देर से चल रही कई परियोजनाओं को पटरी पर लाया गया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार सुशासन में विश्वास रखती है। प्रधानमंत्री ने दोनों सदनों के बीच तालमेल पर जोर दिया। इसलिए मैं आग्रहपूर्वक प्रार्थना करता हूं सभी माननीय सदस्यों से कि लोकसभा में जो बिल पारित हुए हैं उनको हो सके उतना जल्दी पारित करके हम देश को गति देने में अपनी भूमिका अदा करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों की बेहतरी के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने सीधे खातों में सब्सिडी भेजने का भी बचाव किया और कहा कि इससे जरूरतमंदों तक लाभ पहुंचाने और भ्रष्टाचार खत्म करने में मदद मिल रही है। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा ने कल कांग्रेस के एक संशोधन के साथ राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।
ये संशोधन नेता विपक्ष गुलाम नबी आज़ाद ने दिया था। ये लगातार दूसरा साल है जब विपक्ष का संशोधन स्वीकार होने से सरकार को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। मैं सभी आदरणीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे अपने संशोधन को वापस करके राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को सर्वसम्मति से धन्यवाद प्रस्ताव हम पारित करे थे। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत में ये अपील की, लेकिन गुलाम नबी आजाद ने अपने संशोधन पर वोटिंग की मांग की। संशोधन में इस बात पर खेद जताया गया कि अभिभाषण में सभी नागरिकों के चुनाव लड़ने के अधिकार का समर्थन नहीं किया गया है। दरअसल राजस्थान और हरियाणा ने पंचायत चुनाव लड़ने के लिए शैक्षिक योग्यताएं तय कर दी हैं। ये मेरी अमेंडमेंट है कि इसमें सरकार को ये हिस्सा होना चाहिए हमारे राष्ट्रपति के जी के भाषण का, और सरकार को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लानी चाहिए। सदन के नेता अरुण जेटली ने संशोधन पर सवाल उठाए और कहा कि ये मसला राज्य सूची से जुड़ा हुआ है। पंचायत एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इज स्क्वेयरली अ लिस्ट 2 सब्जेक्ट, अ स्टेट लेजिस्लेचर सब्जेक्ट, एंड दिस हाउस constitutionally has no jurisdiction to pass a resolution on any law which is squarely within the domain of the state government. दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद उपसभापति ने संशोधन पेश करने की व्यवस्था दी। Now, prima facie, there is no mention of any state or any state legislature. This is a concern of the member who moved the motion. Now, see, if there was a direct mention of any legislature, then okay, we could have considered it in a different way. सरकार ने नेता विपक्ष को मनाने की एक और कोशिश की। बात नहीं बनने पर संशोधन पर वोटिंग हुई और विपक्ष आसानी से जीत गया, जिसके बाद राज्यसभा से धन्यवाद प्रस्ताव को संशोधन के साथ स्वीकार किया गया। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। देश में नदियों पर जलमार्ग विकसित करने और यातायात को बढ़ावा देने से जुड़े राष्ट्रीय जलमार्ग विधेयक 2015 को संसद की मंजूरी मिल गई है। लोकसभा से पहले ही पारित हो चुके इस बिल को कल राज्यसभा की मंजूरी मिली। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इन 111 राष्ट्रीय जलमार्गों के जरिए सस्ता परिवहन सुनिश्चित होगा, जिससे उत्पादों की कीमतें भी कम होंगी। वहीं नदियों के किनारे रोजगार के साधनों में इजाफा होगा। राष्ट्रीय जलमार्ग विधेयक 2015 को लेकर राज्यसभा में तमाम दलों के बीच आम सहमति नजर आई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस बिल को लेकर सदस्यों की चिंताओं का एक-एक कर जवाब दिया। उन्होंने बताया कि राज्यों की सहमति से ही इस विधेयक के प्रावधानों को लागू किया जाएगा, जिसमें पर्यावरण और पारिस्थितिकी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इनलैंड वाटरवेज के कारण एक नया विकास का गेट ओपन हो रहा है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी के हिसाब से बिल्कुल पूरी चिंता हम कर रहे हैं। स्थानिक लोगों को रोजगार मिले, फिशरमैन, भल्ला, निषाद, इनको फिशरीज के लिए और अच्छा मौका मिले और उनके अधिकारों का रक्षण करें। राज्य सरकार का कोई मिनरल हम नहीं निकालेंगे, जो अधिकार होगा उनका होगा। इससे पहले विधेयक पर चर्चा के दौरान तमाम दलों ने बिल से जुड़ी चिंताओं के साथ साथ अपने सुझाव भी रखे। As far as transport is concerned, what type of transport you would like to carry through these rivers? I can understand one is that goods, etc. What other type of transport? Human transport, other type of goods? Specify the goods you intend to carry through the transport. नदियों के बारे में भी जो हमारे कंसेप्ट हैं इंडियन कल्चर के, इंडियन सोसाइटी के, वो बड़े पवित्र हैं। जैसे गंगा है तो गंगा नहीं कहते हम, या तो गंगा मैया कहते हैं, गंगा जी हमारे मुंह से निकलता है। तो इनकी जो पवित्रता है, इनकी जो प्राणिकता है, उसका भी आप ध्यान रखेंगे। Government is obliged to pay the compensation to victims and also has to honor the orders of Motor Accident Claims Tribunal. This way, government is losing revenue, sir. परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सदन को जानकारी दी कि चीन में जलमार्ग के जरिए करीब 47%, यूरोपीय संघ में 40%, कोरिया और जापान में 43 से 44%, बांग्लादेश में करीब 34% यातायात होता है, जबकि भारत में कुल 3% यातायात ही जलमार्ग के जरिए होता है। बिल के जरिए जलमार्गों की संख्या 5 से बढ़ाकर 111 कर दी जाएगी। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। सदन में कल देश में खेती के संकट पर अल्पकालिक चर्चा हुई। विपक्ष ने सरकार पर किसानों की उपेक्षा का आरोप लगाया। विपक्ष के सदस्यों ने किसानों के हालात पर चिंता जताते हुए सरकार की कृषि नीति की भी आलोचना की।
वहीं सत्ता पक्ष के सदस्यों ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए सरकार की नीतियों को सराहा। एग्रीकल्चर सेक्टर में उपेक्षा हुई इस देश में, आप पीछे गए हैं एनडीए सरकार के नेतृत्व में। ये मैं आपसे 2013-14 और 2014-15 और 15-16 के आंकड़ों के हिसाब से कह रहा हूं। एक दिन में 52 किसानों की मौत हुई है, आत्महत्या हुई है, उन्होंने जीवन से ऊब कर आत्महत्या की है। हमारी पर्याप्त भूमि अभी कृषि के सिंचन से युक्त नहीं है। देश में एक महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को शुरू किया गया। किसानों की जो इनकम को बढ़ाने के लिए और एक अनिश्चितता को समाप्त करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को शुरू किया गया। लगभग 1 लाख कुछ हजार करोड़ का कर्जा देश भर के किसानों पर है। किसानों की मदद करना चाहते हो तो कॉर्पोरेट की तर्ज पर इनका भी कर्जा माफ करने का काम करो, वरना सब आपके दावे और वादे झूठे हैं। Farmers do not get remunerative price for their produce. They are facing indebtedness. In fact, debt is a big problem for farmers. That is one of the reasons for increase in suicides. रेल मंत्री सुरेश प्रभु का मानना है कि रेलवे को राजनीति से दूर रखकर उसे आगे बढ़ाने के प्रयासों में सहयोग किया जाना चाहिए। लोकसभा में रेल बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए रेल मंत्री ने रेलवे की माली हालत को सुधारने के लिए रणनीति का खुलासा किया। इसके तहत क्षमता में इजाफा, रेल परिचालन से इतर राजस्व के नए संसाधन जुटाना, परिचालन की लागत को कम करने जैसे उपाय शामिल हैं। लोकसभा में बुधवार को रेल मंत्री प्रोग्रेसिव सीसीटीवी कवरेज एट तत्काल काउंट। रेल मंत्री ने कहा कि बजट के जरिए रेल सेवाओं में सुधार की कोशिश की गई है। द जापानीज गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू गिव अस ऑलमोस्ट एंटायर अमाउंट, ऑलमोस्ट सम पार्ट एट rate which is 0.1% interest rate. So what are the benefits? The entire technology of knowing about it, the spin-off benefit of this will be felt in all across the railway network. विपक्षी दलों ने सरकार पर हाई स्पीड ट्रेन की योजना से पहले पैसेंजर रेलों में यात्रियों की सुविधाओं पर ध्यान देने की मांग की। ये हाई स्पीड ट्रेन करी, लेकिन उसमें 1 लाख रुपए सिर्फ 500 किलोमीटर के लिए खर्च करना ये ठीक नहीं है। Railway stations are not like airports. You can't just give it to one private bidder. If you want to build world-class stations, and I laud your objective, I praise your objective, then you also have to build world-class urban infrastructure. रेल बजट की चर्चा पूरी होने के बाद विनियोग लेखानुदान विधेयक और विनियोग रेल विधेयक 2016 को लोकसभा से मंजूरी मिल गई। प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। बीजेपी ने असम और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की हुई बैठक के बाद समिति के सचिव जेपी नड्डा ने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। इधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मालदा में रैली कर चुनाव प्रचार का आगाज किया। बीजेपी ने असम विधानसभा चुनाव के लिए 88 और पश्चिम बंगाल के लिए 52 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। असम में बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार सर्बानंद सोनोवाल माजुली सीट से चुनाव लड़ेंगे। हमारे सर्बानंद सोनोवाल जी, जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, वो मझौली सीट, जो कि आइलैंड ऑफ असम है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, उस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे कामाख्या प्रसाद तासा, जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, वो टीटाबार से तरुण गोगोई के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। हेमंत विश्व शर्मा जी, हमारे एक्स मिनिस्टर, आप जोलकबाड़ी से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के खिलाफ बीजेपी की तरफ से सुभाष चंद्र बोस की पड़पोते चंद्र बोस उम्मीदवार होंगे। इस मौके पर चंद्र बोस ने कहा कि अब राज्य में बदलाव का वक्त आ गया है। तो अब समय आया सही परिवर्तन आने का, और भारतीय जनता पार्टी ये सही परिवर्तन लाने का पूरा कोशिश करेंगे। और पश्चिम बंगाल में जो विकास, इतना साल से कोई विकास नहीं हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर का देखिए सिचुएशन काफी खराब है, कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, फैक्ट्री सब बंद पड़ा है। तो अब एक सरकार आना चाहिए जो विकास का सरकार होगा, जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा।
उधर तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव प्रचार अभियान के तहत रैलियों की शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को मालदा में एक रैली में कांग्रेस और सीपीएम को बीजेपी का जोड़ीदार करार दिया। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ ये तीनों दल राज्य में एकजुट हो गए हैं। মানুষ আমাদের সাথে আছে, মানুষ যেখানে 100 আমরা সেখানে একা নই, একাটা যোগ হবে 100 সাথে। মানুষের সাথে আমরা থাকব, মানুষের সাথে আমরা ছিলাম, মানুষের সাথে আমরা আছি। মনে রাখবেন বন্ধু, সিপিএম কাংগ্রেসের এই ভাব আজকে নতুন কিছু নয়। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की शुरुआत असम से होगी। राज्य में 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण में 65 सीटों पर 4 अप्रैल को वोटिंग होगी, जबकि दूसरे चरण के लिए 61 सीटों पर 11 अप्रैल को मतदान होगा। वहीं पश्चिम बंगाल में 6 चरणों में मतदान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चुनाव आयोग ने असम विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में नामांकन दाखिल करने की तारीख में बुधवार को बदलाव किया है। ये बदलाव राज्य में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए होने वाले चुनाव की तारीख के चलते किया गया है। कांग्रेस ने असम में 21 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव की तारीख में बदलाव करने की मांग की थी। आयोग ने बयान में कहा कि दूसरे चरण की कुछ तारीखों में मामूली सा सुधार करने का फैसला किया गया है। इसमें अधिसूचना जारी करने की तारीख, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख और नामांकन पत्रों की जांच की तारीख में तब्दीली की गई है। चुनाव के दूसरे चरण के लिए अधिसूचना अब 14 मार्च की जगह 15 मार्च को जारी की जाएगी। वहीं नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख 21 मार्च की जगह 22 मार्च होगी। नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तारीख 26 मार्च ही रहेगी और मतदान पूर्व निर्धारित 11 अप्रैल को ही होगा। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। राज्यसभा टीवी का ये बेहद खास प्रोग्राम है गुफ्तगू। नए चेहरे, बड़े बड़े नाम। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश झा। मैं हूं कनू बहल। मैं हूं सौरभ शुक्ला। मैं हूं धृतिमान चैटर्जी। मैं हूं के संदिल कुमार। मैं हूं ललित मोहन तिवारी। मैं हूं सहज शिंदे। मैं हूं मनोज वाजपेयी। आपके चहते प्रोग्राम गुफ्तगू 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 शुरू हो रहा है गुफ्तगू का सीजन 4, सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। पटियाला हाउस कोर्ट हिंसा मामले की एसआईटी जांच की मांग से जुड़ी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इस मामले पर जस्टिस जे चिलमेश्वर और जस्टिस एम सप्रे की पीठ सुनवाई करेगी। साथ ही वो कन्हैया की गिरफ्तारी के बाद दायर पहली याचिका पर भी सुनवाई करेंगे। इसमें अदालत परिसर में छात्रों और पत्रकारों की पिटाई के मामले में दिल्ली पुलिस की तरफ से लापरवाही के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। इस बीच जेएनयू शिक्षक संघ ने विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार भूपेंद्र जोशी के किसी भी आदेश को मान्यता नहीं देने का फैसला किया है। वहीं बीजेपी युवा मोर्चा ने पुलिस में शिकायत दाखिल करके आरोप लगाया है कि कन्हैया ने देश विरोधी बयानबाजी कर अपनी जमानत की शर्तों की अनदेखी की है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने दिल्ली में यमुना नदी के किनारे वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के आयोजन को सशर्त मंजूरी दी है। कार्यक्रम के आयोजक आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन पर 5 करोड़ जुर्माना लगाया गया है। साथ ही डीडीए पर 5 लाख और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति पर 1 लाख का जुर्माना लगाया गया है। इस मामले में एनजीटी ने एक कमेटी बनाई है जो इस बारे में 4 हफ्ते में रिपोर्ट देगी। दिल्ली में यमुना नदी के बाढ़ वाले क्षेत्र में शनिवार से शुरू हो रहे वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के आयोजन को कुछ शर्तों के साथ इजाजत मिल गई है, लेकिन एनजीटी ने पर्यावरण नुकसान को लेकर आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, जो कार्यक्रम के पहले जमा कराना होगा। इसके साथ ही यमुना नदी में एंजाइम डालने पर रोक और कार्यक्रम स्थल को जैव विविधता पार्क के रूप में विकसित करने को कहा गया है। एनजीटी ने आयोजकों से दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। जहाँ तक कि जुर्माना देने की बात है वो हम देंगे, उसको डिपॉजिट करेंगे अंडर प्रोटेस्ट और जो सही तरीका है उसकी अपील करेंगे। कोर्ट ने आज ये बोला है कि जो भी हमारी परमिशन के लेटर्स थे उसके दायरे में हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये क्लैरिटी नहीं थी कि ये फंक्शन जो है वो किस तरह का होने वाला है।
एनजीटी ने कार्यक्रम पर रोक लगाने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र, दिल्ली सरकार और आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन का पक्ष सुना। जल संसाधन मंत्रालय ने एनजीटी को बताया कि वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल की इजाजत नहीं दी गई है। वहीं पर्यावरण और वन मंत्रालय ने कहा कि अस्थायी निर्माण के लिए पर्यावरण मंजूरी की जरूरत नहीं है। सुनवाई के बाद एनजीटी ने सरकारी एजेंसियों को अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभाने के लिए फटकार भी लगाई। ट्राइब्यूनल ने डीडीए पर 5 लाख और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति पर 1 लाख का जुर्माना लगाया। कुछ और डायरेक्शंस दी हैं कि जिससे वहाँ पे किसी तरह की डैमेज, सीवेज, पानी, बिजली, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए वहाँ पे कोई नहीं होनी चाहिए। 11 से 13 मार्च तक होने वाले आर्ट ऑफ लिविंग के कार्यक्रम वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में करीब 45 लाख से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद है। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। श्री श्री रविशंकर के दिल्ली की यमुना नदी के किनारे होने वाले कार्यक्रम का मुद्दा कल राज्यसभा में भी उठा। विपक्ष ने जहां इस पर सेना के इस्तेमाल को लेकर सवाल उठाया, वहीं सरकार ने एनजीटी में मामला होने की बात कही। बुधवार को राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के आयोजन के मुद्दे को लेकर गतिरोध दिखा। जेडीयू के शरद यादव, कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद और सीपीएम के सीताराम येचुरी ने मुद्दा उठाया और इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। I am not against any cultural festival, but the question arises, what about the environment, biodiversity and ecology in this country? The police has also informed whether this security angle has also been taken into account. So can the Indian Army be roped in to assist a private function? Can the Indian Army be roped in to build 2 pontoon bridges leading up across the Yamuna? Can you? I think this is highly irregular. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस मुद्दे को उठाए जाने पर कहा कि इस मामले में एनजीटी में सुनवाई हो रही है, ऐसे में उसे सदन में नहीं उठाया जा सकता। The rules of procedure are very clear. If a matter is pending before a tribunal, ordinarily the chair doesn't allow it to be raised in this house. I don't know how, when a parallel proceeding is going on there, how the chair is allowing this issue to be raised here. इसके बाद भी इस मुद्दे पर सदन में अवरोध जारी रहा। इसके चलते राज्यसभा की कार्यवाही थोड़ी देर के लिए स्थगित करनी पड़ी। रविंद्र सिंह शुरान, राज्यसभा टीवी। वित्त मंत्री अरुण जेटली की तरफ से दायर आपराधिक मानहानि मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आरोपी के तौर पर समन जारी किया गया है। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सुमित दास ने केजरीवाल के अलावा कुमार विश्वास, आशुतोष, संजय सिंह, राघव चड्ढा और दीपक वाजपेयी को भी समन भेजा है। इन्हें 7 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा गया है। डीडीसीए विवाद में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने वित्त मंत्री पर कई आरोप लगाए थे। इसके बाद अरुण जेटली ने बयान देकर उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाया था। इस मामले में कोर्ट अरुण जेटली और दूसरे गवाहों के बयान दर्ज कर चुकी है। कोर्ट ने 6 के 6 जो अक्यूज जो हमने बनाए थे उनको 7 अप्रैल के लिए समन किया है। 7 अप्रैल को 2:30 बजे इस केस की सुनवाई होगी। उसके 7 अप्रैल को उनको पेश होना पड़ेगा। बैंकों का कर्ज नहीं चुकाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उद्योगपति विजय माल्या को नोटिस जारी किया है। उन्हें 2 हफ्ते में इसका जवाब देना होगा। कोर्ट ने उनके आधिकारिक ईमेल आईडी और लंदन में भारतीय उच्चायोग के जरिए नोटिस भेजने को भी कहा है। विजय माल्या पर बैंकों से 9,000 करोड़ रुपए कर्ज लेकर नहीं चुकाने का आरोप है। वहीं अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि विजय माल्या 2 मार्च को देश छोड़कर जा चुके हैं। स्टेट बैंक की अगुवाई में 17 बैंकों के समूह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। मामले की अगली सुनवाई 30 मार्च को होगी। कोर्ट सिर्फ अभी इसलिए गए थे कि हमारा कहना यह है कि माल्या साहब वापस आए, यहाँ पर बैठे, बैंक से बात करें। और उन्होंने खुद कहा है कि मैं बैंक से नेगोशिएट करना चाहता हूँ। बैंक को तो अपने पैसे से मतलब है, पब्लिक फंड से। हम तो वेलकम करते हैं, यहाँ आए, बैठे और बात करें और उनको पैसा दे दें, बात खत्म हो जाए। इसरो आज नेविगेशन उपग्रह IRNSS-1F को प्रक्षेपित करेगा। PSLV C-32 के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आज शाम 4 बजे उपग्रह को छोड़ा जाएगा। PSLV 20 मिनट की उड़ान के बाद उपग्रह को धरती की कक्षा में स्थापित कर देगा। यह अमेरिका के GPS की तर्ज पर भारतीय क्षेत्रीय दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली का 6ठा उपग्रह है। उपग्रह का वजन 1425 किलोग्राम है और इस साल इसरो का ये दूसरा प्रक्षेपण होगा।
पहले प्रक्षेपण के तहत 20 जनवरी को IRN-SS-1E उपग्रह लॉन्च किया गया था। सही दिशा की जानकारी देने के लिए अब तक भारत 5 क्षेत्रीय नौवहन उपग्रहों को लॉन्च कर चुका है। इस मिशन के तहत कुल 7 उपग्रह छोड़े जाने हैं। सीरीज के 7वें उपग्रह का प्रक्षेपण भी इसी साल होना है। एक बार जब सभी क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रक्षेपित हो जाएंगे तो भारत के दूसरे देशों की नौवहन सेवाओं की जरूरत नहीं होगी। भारत पाकिस्तान के बीच 19 मार्च को धर्मशाला में होने वाला T20 मैच अब कोलकाता में खेला जाएगा। सुरक्षा कारणों के चलते ICC ने कल यह फैसला लिया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह धर्मशाला में मैच के दौरान सुरक्षा मुहैया कराने में उन्होंने असमर्थता जताई थी। इसके बाद 3 सदस्यीय पाकिस्तान सुरक्षा दल ने धर्मशाला का दौरा कर सुरक्षा का जायजा लिया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान टीम के धर्मशाला में खेलने पर एतराज जताया था और दूसरी जगह मैच कराने की मांग की थी। और अब बात IAS जौहर साहब की। वो नाम जिसे सिनेमा जगत का जौहर कहा जाना गलत नहीं होगा। IAS जौहर ने अपने अलग अंदाज, हाव भाव और आवाज से लगभग 4 दशकों तक दर्शकों को हंसाने और गुदगुदाने का काम किया। आज IAS जौहर की पुण्यतिथि है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी IAS जौहर ने अभिनय, फिल्म निर्माण, निर्देशन और लेखन से सिने प्रेमियों को अपना दीवाना बनाए रखा। 1960 में फिल्म बेवकूफ का निर्देशन किया उन्होंने और जिसकी कामयाबी के बाद उन्होंने जौहर महमूद इन गोवा, जौहर इन कश्मीर और नसबंदी जैसी कई फिल्में निर्देशित की। इसके अलावा उन्होंने अफसाना, नास्तिक, जौहर महमूद इन हांगकांग, दास्तान जैसी फिल्मों की पटकथा भी लिखी। फिल्म जगत में आज भी उनके हंसाने का अंदाज सिने प्रेमियों की यादों में तरोताजा है। सरकार ने नशाबंदी तोड़ दी, मानो या न मानो हमने पीनी छोड़ दी। दुनिया के बनाने वाले ने क्या चीज बनाई है लड़की। एक नजर हेडलाइंस पर। राज्यसभा से आज पारित हो सकता है रियल एस्टेट विधेयक। बिल्डरों की मनमानी पर रोक के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी के गठन का प्रावधान। 70% हिस्सा प्रोजेक्ट अकाउंट में जमा करना जरूरी। 106 नए राष्ट्रीय जलमार्ग बनाने का रास्ता साफ। संसद से विधेयक को मंजूरी। जलमार्गों के जरिए सस्ते परिवहन को मिलेगा बढ़ावा। असम और पश्चिम बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली सूची। असम में 90 सीटों पर पार्टी लड़ेगी चुनाव। ममता बनर्जी के खिलाफ चंद्र कुमार बोस को बनाया उम्मीदवार। देश के छठे नेविगेशन उपग्रह IRN-SS-1F का प्रक्षेपण आज। PSLV C-32 के जरिए श्रीहरिकोटा से होगा प्रक्षेपण। GPS की तर्ज पर बनेगा नेविगेशन सिस्टम। धर्मशाला की जगह कोलकाता में होगा भारत पाकिस्तान मुकाबला। पाकिस्तान की टीम रवानगी पर फिलहाल रोक। PCB लिखित में चाहता है सुरक्षा की गारंटी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे आप देश देशांतर। नमस्कार।